हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स इजी चैनल। हम मॉडल पेपर कर रहे थे क्लास 8 बोर्ड का। तो बोर्ड का मॉडल पेपर में हमने पार्ट 1 पार्ट 2 कर लिया था। पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ पार्ट 2 में किए थे। अब पार्ट 3 करने जा रहे हैं। पार्ट 3 में जो क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं, अभी तो मैंने ये क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं इसलिए कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ज़्यादा टाइम ना लगे। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब ये जो गिवन है इसमें से यू हैव टू फाइंड आउट विच इज द मोनोमियल, विच इज द बाइनोमियल और विच इज द ट्राइनोमियल। ये तीनों फाइंड करना है कि मोनोमियल कौन सा है। मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल पॉलिनोमियल होता है जिसमें सिंगल टर्म होता है, मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, सिंगल टर्म हो वो मोनोमियल। जिसमें 2 टर्म हो वो बाइनोमियल, और जिसमें 3 टर्म हो वो क्या होगा, ट्राइनोमियल। तो ये कैसे पता करेंगे कि सिंगल है कि डबल है कि तीन है, ये पता करने के लिए देखो मैं आपको बता रही हूँ। अब देखो फर्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं, x + 2y - z। इसमें 1 2 3 टर्म्स हैं। ये हो गया ट्राइनोमियल, ये हो गया ट्राइनोमियल। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ। ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल हो गया ये। सेकंड वाला है 4p - 5। 4p - 5 1 2 2 टर्म है, ये हो गया बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल। थर्ड वाला है देखो -2x + 3। इसमें 2 टर्म है, ये भी बाइनोमियल हुआ। ठीक है, इसमें कितने हैं, x² - 5z + z²। बस ये काउंट करना है कि कितने टर्म्स है। और जब आपको एक्सप्रेशन देखोगे तो ये बस देख लेना कि सेम टाइप ऑफ टर्म ना हो। जैसे yz है + 2yz और होता तो उसको सॉल्व करके तब पता करते कि कितना इसमें टर्म है। ठीक है, इसमें 1 2 3, पर यहाँ पे कोई सॉल्विंग का इशू नहीं है, सब सॉल्व है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो ये हो गया ट्राइनोमियल। तो यहाँ पे हम ऐसे ही करके बता सकते हैं। ट्राइनोमियल हो गया, देखो इसमें सिंगल टर्म है, ये मोनोमियल हो गया। ठीक है, इसमें ये भी मोनोमियल हो गया, सिंगल टर्म है। इसमें 2 टर्म है, ये बाइनोमियल हो गया। और इसमें 1 टर्म है, ये क्या हो गया, मोनोमियल। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्या, पॉलिनोमियल के टाइप्स, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। इस क्वेश्चन में आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ये ट्रायंगल है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, सो द एल्टीट्यूड मतलब हाइट इज गिवन 3 सेंटीमीटर एंड द बेस इज गिवन 16 सेंटीमीटर। और व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। यहाँ पे वो नहीं गिवन है, चलो नाम नहीं देते। ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस। बेस को B से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइट को S से रिप्रेजेंट करते हैं। हाफ इंटू B इंटू H होता है। और यहाँ पे B यानी बेस है 16 और यहाँ पे H क्या है, हाइट 3 सेंटीमीटर। तो सॉल्व कर लो, हाफ बेस है 16 और हाइट है 3, तो ये जगह 2 8 जा 16, 8 3 जा क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में था, और हमेशा एरिया तो वैसे भी सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आता है। सो द एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आया हमारा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एरिया ऑफ गिवन पैरेललोग्राम इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक पैरेललोग्राम है जिसका एरिया गिवन है आपको। ठीक है, तो एरिया गिवन है, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड AB साइड की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। अब इस फिगर से हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमारा हाइट गिवन है 5 सेंटीमीटर और कुछ इसमें गिवन नहीं है, और एरिया भी गिवन है। ठीक है, एरिया भी गिवन है। तो हम एक काम करते हैं, सीधे एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं और उसमें क्या रखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, एरिया की वैल्यू भी पुट कर देंगे। ठीक है, चलो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट होता है। बेस यहाँ पे AB है, हाइट 5 सेंटीमीटर है। AB तो गिवन नहीं, 5 सेंटीमीटर गिवन है, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी गिवन है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिखते हैं 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू बेस नॉट गिवन, तो बेस को AB लिख लेंगे, AB, और हाइट 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा, सॉल्व करते 5 1 जा 5 12 जा 16,
और तो 60 और ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा शॉर्ट में सॉल्व किया मैंने। तो ए बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो होगी 12 सेंटीमीटर। ओके, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी की लेंथ फाइंड करनी 12 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, ये आपका आ गया क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया था, लेंथ ऑफ द पैरेललोग्राम फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 45 काउज कैन ग्रेज अ फील्ड इन 8 डेज। मतलब 45 काउज हैं और वो 8 दिन में किसी फील्ड को चरती है, ग्रेज करती है। ठीक है, हाउ मेनी काउज विल ग्रेज द फील्ड इन 6 डेज। 6 दिन में वही सेम फील्ड को 6 दिन में कितने काउ लगेंगे ग्रेज करने के लिए, चरने के लिए पूरा। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं, देखो in 8 days cows required to graze the field, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, काउज रिक्वायर्ड ही लिख दिया मैंने। काउज रिक्वायर्ड कितने हैं 45। ठीक है, 8 दिन में कितने काउ रिक्वायर्ड है 45। तो इन वन डे काउज रिक्वायर्ड कितने होंगे 45 इंटू 8। देखो 8 दिन में 45 काउ ग्रेज करेंगी, जाहिर सी बात है एक दिन में 45 से तो ज्यादा ही होंगी। तो एक दिन में कितनी काउ ग्रेज करेंगी 45 इंटू 8, 45 इंटू 8 कर दिया। ठीक है, ये काउज है। ठीक है, अब हमें कितने दिन का निकालना है 6 डेज का निकालना है। तो इन 6 days cows required is equals to 45 into 8 divided by 6। ठीक है, ये हो जाएगा नंबर ऑफ काउज रिक्वायर्ड। तो ये सॉल्व करो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 45 को तो 15 आएगा। तो ये हो गया 15 इंटू 4 दैट इज 60। तो इन 6 days 60 cows will be required to graze the field। ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स। यू हैव टू टेल विच इज ट्रू और विच इज फॉल्स। फर्स्ट इज एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। तो ये फॉर्मूला है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, 4 इंटू साइड तो उसकी पेरीमीटर होती है। तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स, ये फॉल्स है। ठीक है, डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस, ये ट्रू है। ये फॉर्मूला है डायमीटर ऑफ सर्कल का। डायमीटर ऑफ सर्कल होता है 2 इंटू रेडियस। ठीक है, थर्ड इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पर यहाँ पे हाफ नहीं लिखा है, बेस इंटू हाइट है, सो इट इज फॉल्स। ओके, नेक्स्ट इज पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ। बिल्कुल सही है, रेक्टेंगल के पैरामीटर का फॉर्मूला ये होता है, ये होगा ट्रू। ठीक है, तो ये आपका हो गया ट्रू एंड फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल। ये जो एग्जाम्पल गिवन है, ये एग्जाम्पल गिवन है, इसी के हिसाब से आपको टेबल को कंप्लीट करनी है पूरी। अब जस्ट सी द टेबल, व्हाट इज गिवन हियर। ट्रांसपोर्ट गिवन है, नंबर ऑफ पर्सन्स गिवन है, सेंट्रल एंगल निकालना है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट मतलब यह है कि इतने लोग मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स, इतने लोग साइकिल से गए, इतने लोग फुट गए मतलब पैदल गए, इतने लोग कार या बस से गए और इतने लोग टोटल थे। ठीक है, तो टोटल ये इतने लोग थे, जिसमें 72 लोग कितने गए, कैसे गए, साइकिल से गए, 108 लोग बाई फुट गए और 180 लोग कैसे गए, बाई बस और कार। ओके, सो यू हैव टू फाइंड सेंट्रल एंगल। अब यहाँ पे साइकिल का जब सेंट्रल एंगल निकाला, तो सेंट्रल एंगल निकालेंगे, मैंने इसी वाले मॉडल पेपर में बताया था कैसे निकालते हैं। ऊपर लिखते हैं न्यूमरेटर में वो लिखते हैं जो फाइंड करना है, मतलब साइकिल से कितने लोग गए इसका सेंट्रल एंगल जब निकालना है तो ऊपर साइकिल वालों को लिखेंगे, डिनोमिनेटर में टोटल लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री से, क्योंकि सेंट्रल एंगल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इन्होंने निकाल के दिखा दिया 72 डिग्री आया। साइकिल का निकाल के दिखा दिया। ऑन फुट का निकालते हैं, चलो ऑन फुट 108 है, 108 लोग बाई फुट गए हैं, टोटल 360 है, टोटल यहाँ पे 360 लिख देते हैं और मल्टीप्लाई 360 डिग्री से करना है क्योंकि सेंट्रल एंगल निकाल रहे हैं। तो 360 इंटू 360 मतलब ये 1 जा हो जाएगा, ये 1 जा
ठीक है। तो 108 डिग्री, 108 डिग्री आपका हो जाएगा क्या, सेंट्रल एंगल ऑफ द पीपल हु वेंट बाय फूड। ओके, नाउ बस और कार, बस या कार से कितने लोग गए उसका सेंट्रल एंगल निकालने के लिए पहले बस और कार वाले को लिखेंगे, फिर डिनोमिनेटर में टोटल लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री से। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, आ गया 180 डिग्री सेंट्रल एंगल। ठीक है, टोटल का भी सेंट्रल एंगल निकालना है, तो टोटल का देखो, टोटल 360 तो है ही और टोटल भी 360 है और मल्टीप्लाई भी 360 डिग्री से करेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपका 360 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, टोटल का सेंट्रल एंगल, ये आपका आ गया सेंट्रल एंगल। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 का बी पार्ट। एक क्वेश्चन नंबर जो किया था हमने 20 का बी पार्ट छूट गया था, तो मैं इसको यहाँ पे कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद 22 वाला क्वेश्चन करेंगे और ये पेपर जो है मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ये वाला क्वेश्चन शुरू करते हैं। द वाटर इज, अच्छा बी पार्ट का ये मतलब है कि और करके लिखा था, चाहे आप 20 का फर्स्ट पार्ट करते या सेकेंड पार्ट करते। ठीक है, क्वेश्चन, द वाटर इज फिल्ड इन 80 बकेट्स फ्रॉम अ पॉन्ड, मतलब एक पॉन्ड है उसमें से पानी भरा जा रहा है, 80 बकेट्स में पानी भरा गया। ठीक है, एवरी बकेट हैज 20 लीटर ऑफ वाटर, मतलब कि एक पॉन्ड है, उस पॉन्ड से पानी भरा गया तो 80 बकेट्स में पानी भरा गया। ठीक है, और हर एक बकेट में 80 लीटर वाटर आ रहा है। एक बकेट की जो कैपेसिटी है वो 20 लीटर, एक बकेट की जो कैपेसिटी है वो 20 लीटर है। और अगर हमने जब पानी भरा, पूरा पॉन्ड का पानी भरा, तो 80 लीटर पानी जो है वो 80 बकेट्स लगी पानी भरने में और एक बकेट में 20 लीटर पानी आया है। ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ वन बकेट इज 20 लीटर। इफ देयर आर 100 buckets to fill, then how much liter of water will be there in each bucket? अब ये कह रहे हैं कि देखो पॉन्ड तो एक ही है, इसको ऐसे समझाती हूँ। एक पॉन्ड है, ठीक है, पॉन्ड में जितना भी वाटर है, क्या है, वाटर है। ठीक है, तो क्या हुआ कि 80, इस सारे पानी को भरने में 80 बकेट्स लगे। कितने बकेट्स लगे, 80 बकेट्स, 80 बकेट्स लगे, 80 बाल्टियां लगी। ठीक है, और एक बाल्टी में, एक बकेट में 20 लीटर पानी आया था। कितना आया था, 20 लीटर पानी आया था। तो मतलब टोटल इस पॉन्ड में कितना पानी होगा, इसको पहले फाइंड कर लेते हैं। तो हमें ये फाइंड करना होगा उसके बाद कि अगर 100 बकेट लगी है पानी भरने में, तो फिर एक बाल्टी में कितना पानी आएगा। ठीक है, ये फाइंड करना है कि अगर हमने दूसरी बाल्टियां ली, वो 100 बाल्टी लगी पानी भरने में, तो वो वाली जो बाल्टियां हैं उनकी एक बाल्टी में कितना पानी आएगा। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करते हैं, टोटल वाटर इन द पॉन्ड। तो कैसे फाइंड करेंगे, वाटर देखो 80 बकेट्स लगी हैं और एक बकेट में 20 लीटर पानी आ रहा है, तो टोटल वाटर इन द पॉन्ड क्या हो जाएगा, टोटल वाटर इन द पॉन्ड इक्वल्स टू 80, तो बकेट लगी और एक बकेट में 20 लीटर पानी था, तो 20 लीटर पानी आ गया पूरे पॉन्ड में। सॉरी, ये पूरा जो है पॉन्ड का पानी हो गया। तो ये हो जाएगा 8 2 जा 1600 लीटर, ये टोटल पॉन्ड में पानी है। ठीक है, अब 100 बकेट्स, अब दूसरी बकेट अगर आई है तो उसमें 100 बकेट्स पूरे पानी में को यूज किया है, तो एक बकेट में कितना पानी आया होगा, तो वाटर इन वन बकेट हो जाएगा आपका, टोटल जो पानी है, टोटल आपका 1600 पानी है। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितनी बकेट्स है, 100 बकेट्स, तो ये हो जाएगा 1 बकेट में पानी कितना हो जाएगा, 16 लीटर। वाटर इन 1 बकेट 16 लीटर। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, नहीं समझ में आया वीडियो को दोबारा से देखना, समझ में आ जाएगा अपने आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आंसर द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द गिवन फिगर। एक गिवन फिगर है आपको, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन गिवन है, ये आपका ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें मंथ गिवन है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और इसमें इधर गिवन है कि कितनी रेनफॉल, स्नोफॉल हुई है नवंबर में, कितनी दिसंबर में, कितनी जन में, कितनी फेब में। ठीक है, ये चार्ट है।
अब इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ इज इट, पाई चार्ट, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ। इसमें ये बताना है कि ये किस तरीके का ग्राफ है, ठीक है। तो ये है आपका बार ग्राफ, इसको बोलते हैं बार ग्राफ, ठीक है। व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन दिस ग्राफ, इस ग्राफ में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, इस ग्राफ में स्नोफॉल, किस मंथ में कितनी स्नोफॉल हुई है। तो यहाँ पे स्नोफॉल पता चल रही है हमें कि किस मंथ में कितनी स्नोफॉल हुई है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो आंसर में स्नोफॉल इन अ मंथ, स्नोफॉल इन अ मंथ, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। व्हाट विच मंथ हैज मैक्सिमम स्नोफॉल, अब इसमें ये बताना है कौन से महीने में सबसे ज्यादा स्नोफॉल हुई। तो देखो नवंबर में 2 है, 2 सेंटीमीटर, दिसंबर में कितनी हुई 8, जनवरी में 12 और फेब में फिर उसके बाद हो गई 6। तो सबसे ज्यादा कितनी हुई जनवरी में, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो जनवरी। ओके, तो ये हो गया आपका बार ग्राफ, ठीक है। ये आपका मॉडल पेपर पूरा हो गया है, सारे 2-3 पार्ट्स हैं, सारे पार्ट देख लेना, पूरा पेपर क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।